स्टूडेंट्स, हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला उसको डिराइव कर रहे थे। तो वहां पर हम लोगों ने जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग होती है उससे हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो फॉर्मूला आता है उसको डिराइव किया था। उसके अंदर हमारे पास में इक्वेशन आई थी एन थीटा इक्वल टू एन आई एन टी पाई अपॉन आर स्क्वायर जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर कोसेक 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसके अंदर हमने ds का मान लिखा था। ठीक है, तो वहां पर हमने 2 पाई नहीं लिखा था। ठीक है, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा हमारा जो एरिया होगा। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने जो एरिया लिया था ये थीटा और थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य जो हमारा एरिया था, तो ये जो हमारी रेडियस थी कितनी थी, आर साइन थीटा थी। ठीक है, और ये जो रिंग हमारी बन रही है इस रिंग की मोटाई या चौड़ाई कितनी थी, आर डी थीटा थी। ठीक है, तो जो एरिया आएगा, एरिया क्या होता है, एरिया हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई अगर हम कहें तो यहाँ पर पूरी लेंथ क्या होगी, इसकी परिधि जो होगी, सर्कमफ्रेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर होती है और यहाँ पर रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा है और साथ में चौड़ाई आर डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगी। तो यहाँ पर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग साइन थीटा को जब चेंज करेंगे तो साइन थीटा को जब हम चेंज करते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हमारे पास आया था और 2 पाई ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और साथ में एक और 2 आ जाएगा, तो ये 4 पाई बनेगा। तो ये वाला जो हमने डेरिवेशन किया था इसके अंदर जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था इसके अंदर आप लोग करेक्शन कर लेना, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर अपने पास में जो ये 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ये होगा एन आई और ये स्मॉल एन है टी अपॉन आर स्क्वायर जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लेना इसको। ठीक है, तो ये तो हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसका पार्ट था। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका पेपर सेकंड चल रहा है हमारा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो हमारी नाभिकीय भौतिकी है, तो नाभिकीय भौतिकी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि नाभिक से रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, न्यूक्लियस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको नाभिक को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होते हैं स्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरे होते हैं अस्थायी नाभिक, या हम उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 हमारे जो वर्ग होते हैं न्यूक्लियस के 2 हो जाएंगे।
स्थायी नाभिक कौन से होते हैं? ये अनंत काल तक अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। और जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं वो स्वतः विघटित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नाभिक जो हो गए वो दो वर्गों में बटे होते हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के अंदर हमें न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना, उसके गुण आदि हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस किससे मिलकर के बना होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस किस से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे न्यूक्लियस को। तो वो आता है एक तो न्यूक्लियस का आवेश, चार्ज, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे ए को, मास नंबर, ठीक है। और जो जेड होता है एटॉमिक नंबर उसको, इसके अलावा रेडियस, त्रिज्या, डेंसिटी, ठीक है, नाभिक का घनत्व, त्रिज्या, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, मास, और नाभिक की और भी जो प्रॉपर्टीज होंगी, आइसोस्पिन, ठीक है, समभारिक प्रचक्रण इसे कहते हैं, समभारिक प्रचक्रण, स्पिन, प्रचक्रण, और विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। और ठीक है, उसके म्यू के बारे में, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, और इसके अलावा न्यूक्लियर पेरिटी के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जब कंप्लीटली इसका हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को, तो यहाँ पर इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक दो चीजें और होती है यहाँ पर। तो ये सारे जो हमारी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, इन सबको स्टडी करते हैं। यानी न्यूक्लियस जो हमारे माइंड में जब ये वर्ड आता है तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, अल्फा स्कैटरिंग, उसके बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद में इन सबको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है, ठीक है, इसको लिख लें कि न्यूक्लियस को दो वर्गों में बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं मास नंबर ए। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, जो हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग था, उसके बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है। और उसके बाद में जो जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, किसी भी नाभिक के अंदर, नाभिक किससे मिलकर के बना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहते हैं, ठीक है। मास नंबर ए क्या होगा? P प्लस एन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये क्या होगा? किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर। और इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको ऐड करने पर मास नंबर मिलता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जेड होगा,
परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी एटम का जो एटम नंबर होगा वो किसके इक्वल होता है? उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, जेड का मान क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। और जो इसका आवेश दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा, वो किस प्रकार देते हैं? जेड इंटू ई से। ठीक है, अगर किसी भी एटम के अंदर हमारे पास में कितने नंबर ये प्रोटॉन होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम एक जो ये हमारा मास है, इंडिविजुअल ये जो आवेश है, चार्ज है, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है? टोटल चार्ज आ जाता है, जहां पर ई का मान क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम है। ठीक है, ये चार्ज की जो मूल इकाई है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ई का मान, एक चार्ज का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ यानी जो चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा? क्वांटीकृत होगा। एटम का जो चार्ज है हमारा क्या रहेगा? क्वांटीकृत होगा। और वो किसके इक्वल होगा? जेड ई के इक्वल होगा। ठीक है, जहां पर जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, या हम इसको कह सकते हैं एटॉमिक नंबर है ये इसका। और जब हम इसको ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी एटम का हमारे पास में एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उसके चार्ज की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। ठीक है, 2e हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? चार्ज को निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर से। उसके बाद में हम निकालते हैं एटम का मास। ठीक है, न्यूक्लियस का जो हमारा मास होगा, तो मास द्रव्यमान जो होगा उसको निकालते हैं। तो इसके लिए इससे पहले आप लोग इनके बारे में लिख लेते हैं। ये जो हमारा मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर है, कि जो ए होता है वो क्या होता है? ये नाभिक में उपस्थित, यह नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या के बराबर, न्यूक्लियनों की कुल संख्या के बराबर होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होगा? कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनकी कुल संख्या के बराबर होगा, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूक्लियॉन के साथ में लिख लेना ब्रैकेट में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इनकी कुल संख्या के बराबर होता है। और जो ये मास नंबर ए होगा, ठीक है, तो यहां से हम लोग ए को, जो हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टोटल नंबर के बराबर होता है। उसके बाद में परमाणु क्रमांक जो होगा, परमाणु क्रमांक जेड किसके इक्वल होगा? प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन क्रमांक हमारा कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक का मान, परमाणु क्रमांक का मान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अतः नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू कितनी हो जाएगी? a माइनस जेड हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो हमारा a होता है वो न्यूक्लियॉन्स के सम के बराबर होता है।
तो n का मान कितना आ जाएगा, a माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, और नाभिक का जो आवेश है वो भी हम किससे देंगे, इस एटॉमिक नंबर से। नाभिक का आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है तथा इसे Ze से लिखते हैं, जहां E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके न्यूक्लियस के चार्ज को निकाल सकते हैं, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी ये न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी वहां पर क्या रहता है कि ए और जेड को हम लोग डिफाइन करते हैं, और किस प्रकार से हम एन को निकाल सकते हैं ए माइनस जेड करके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के मास की। न्यूक्लियस के मास या न्यूक्लियस की रेडियस की, तो यहाँ पर हम लोग पहले रेडियस को निकाल रहे हैं। ठीक है, रेडियस नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या के लिए कई प्रयोग किए गए, अलग अलग प्रयोगों से नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया, लेकिन सबसे पहले नाभिक की त्रिज्या का आकलन रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किया गया। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने पढ़ा था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो वहां पर हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे तो वहां पर तो अल्फा कण जब न्यूक्लियस की ओर आता है तो क्या होगा कि वो एक मिनिमम डिस्टेंस तक जाता है, उसके बाद में स्कैटर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लिया था, अगर हमारा अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो ये हमने इसका पाथ था, और वो क्या हो रहा था, अपने पाथ से डेविएट हो गया था, स्कैटर्ड हो गया था। ठीक है, तो जिस निकटतम दूरी तक वो जाता है, यानी अगर वो स्कैटर्ड नहीं होता तो जिस निकटतम दूरी से वो गुजरता वो दूरी क्या कहलाती है, बी कहलाती है, इम्पैक्ट पैरामीटर, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक वो अप्रोच करता है उसे। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन जब करता है तो क्या होगा कि ये वापस लौट आता है, यानी इसके लिए अब जो थीटा का मान होगा वो 180 होगा, पाई होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल वापस उसी पाथ पर लौट आता है जब ये हेड ऑन कोलिजन, यानी बिल्कुल सीधा अगर न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ से ये डेविएट होकर लौट आता है। ठीक है, थीटा इसके लिए क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पर जो अल्फा कण है जिस निकटतम दूरी से वापस लौटता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो क्या है, इसकी रेडियस है, वो इसकी न्यूक्लियस की क्या हो सकती है, रेडियस हो सकती है। तो इसके आधार पर क्या निकाला था, न्यूक्लियस की रेडियस का एस्टिमेट किया था, उसे इसको ज्ञात किया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके। तो यहाँ पर रेडियस को हम निकालते हैं कि नाभिक की त्रिज्या का, नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किया गया। ठीक है,
और इसके बाद में और भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। तो जैसे न्यूट्रॉनों का प्रकीर्णन, इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन, ठीक है, उससे भी इसकी रेडियस का एस्टिमेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन के अंदर क्या मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था इसके अकॉर्डिंग क्या था कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन के अनुसार, प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार क्या होता है कि जो एटम है उसका सारा जो मास है वो क्या है, इसके सेंटर पर क्या है, सेंटर्ड है, यानी यहाँ पर बीच में केंद्रित है और बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियस की रेडियस निकाली गई थी वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻14 निकाली गई थी। तो ये क्या था कि जो एटम है उसका सारा द्रव्यमान क्या है, बीच में केंद्रित है और ये बहुत ही कम रेंज के अंदर है, ठीक है, स्मॉल रेंज के अंदर। तो वहां पर क्या होगा कि सारा द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित है, यानी सारा धनावेश जो है नाभिक का, उसका एटम का, ठीक है, धनावेश जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर सेंटर्ड है और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये बीच में है तो हम लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, और जब अल्फा पार्टिकल अलग अलग बी के मान के लिए, ठीक है, जो उसके निकटतम पहुंच की दूरी है उसके अलग अलग मान हमने देखे थे, 0 से बी हमने लिया था। तो अलग अलग मान से वो क्या हो रहे थे, परिकीर्णित हो रहे थे अलग अलग थीटा से। अगर क्या हो कि अल्फा कण जो है वो न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलिजन करता है तो क्या होगा कि अल्फा कण बिल्कुल थीटा इक्वल टू पाई पर वापस लौट आता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू पाई पर जब अल्फा कण लौटता है इसका मतलब कि अल्फा कण जब न्यूक्लियस की ओर जा रहा है, ठीक है, हमारा अल्फा पार्टिकल है, इसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, 12mv² इसकी गतिज ऊर्जा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब ये नाभिक के पास पहुंचता है तो नाभिक के कारण इस पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षी बल लग रहा है, रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि नाभिक की, इसकी अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा कम हो रही है, इसका मतलब ये किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे गतिज ऊर्जा कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और वो किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है तो ये वाला पॉइंट जब इसकी कंप्लीट ये गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, उस टाइम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर ये अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा और इसके पास नहीं पहुंच सकता, ठीक है, और इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। उस टाइम पर ये क्या होगा, वापस से डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ से विचलित हो जाता है 180, ये वापस उसी पाथ से लौट आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल जाता है उसे क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी रेडियस को, कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होगी वो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस के इक्वल या उससे कम होगी, ठीक है। वहां तक इसका जो धनावेश है वो वहां तक केंद्रित है, वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। एक बार इसको लिख लें। ठीक है, तो जो ये हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसके अकॉर्डिंग नाभिक जो है वो क्या है, एक सूक्ष्म आकार का
गोलाकार होगा, ठीक है। इसका आकार जो होगा वो सूक्ष्म होगा और गोलाकार है। तो यहाँ पर द्रव्यमान से केंद्र पर केंद्रित होता है, ठीक है। और सारा जो समस्त धनावेश के केंद्र पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब जो अल्फा कण इसकी ओर आ रहे थे, न्यूक्लियस की ओर, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा कण या जो अल्फा कण सीधे नाभिक की ओर प्रवृत्त होते हैं, नाभिक की ओर प्रवृत्त होते हैं, वे 180 डिग्री कोण से विचलित होते हैं तथा पुनः लौट आते हैं, ठीक है। वापस क्या होंगे, अपने जो पाथ पर वापस लौट आएंगे, उसी पाथ पर, ठीक है। तथा प्रारंभिक पथ से लौट आते हैं, ठीक है। तो अब जो अल्फा पार्टिकल पाई एंगल से क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, परिकिरणित हो रहे हैं, तो वापस लौटते हैं। तो हम ले सकते हैं कि जब अल्फा कण नाभिक की ओर गति करते हैं, नाभिक की ओर गति करते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी जहां पर सारी की सारी उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसके लिए लिख लेना कि जब अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तब क्या होगा कि अल्फा कण रुक जाता है और उससे और आगे अल्फा कण नहीं जा पाता तथा अपने पाथ पर वापस लौट आता है, ठीक है। तो जिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक वो पहुंचता है वो क्या कहलाती है, उसकी निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लें, इसके बाद में हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² तथा अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी जब उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, डी नोट है, ठीक है।
निकटतम पहुंच की दूरी कितनी है, डी नोट है। अतः क्या होगा कि इस डिस्टेंस के ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्यू क्या होगा यहाँ पर, आवेश, जेड ई इंटू ई अपॉन आर। ठीक है, ये क्या है, जहां के जेड ई इंटू ई अपॉन आर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारी आर है वो कितनी है, डी नोट है। तो डी नोट का मान हम निकाल सकते हैं यहां से, के जेड ई इंटू ई अपॉन ये क्या होगा, डी नोट होगा। और यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, अल्फा पार्टिकल है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, 2e लेंगे। तो डी नोट का मान आ जाएगा, डी नोट इक्वल टू आ जाएगा 4k जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डी नोट का मान आ गया। तो नाभिक की जो त्रिज्या होगी, अतः नाभिक की त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू डी नोट होगी। ठीक है, आर इज लेस देन इक्वल टू डी नोट होगी। तो यहाँ पर ये नाभिक की जो रेडियस है वो किस प्रकार निकाली गई थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के कारण अल्फा पार्टिकल पर क्या लग रहा है, रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स लग रहा है। तो जिस डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल जाता है वहां तक क्या होगी, इसकी न्यूक्लियस की रेडियस हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट से हम रिजल्ट देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से क्या माना गया था कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक सूक्ष्म आकार का गोलाकार कण है। ठीक है, तो सूक्ष्म आकार का गोलाकार हम लेंगे तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टार्टिंग में लिख लेना कि इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या माना था, इसे सूक्ष्म आकार का गोलाकार कण माना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो अल्फा पार्टिकल वापस लौटते हैं जिस निकटतम दूरी तक जाकर के, वो कितनी है, डी नोट है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस क्या होगी, इस डी नोट के इक्वल या इससे कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में अल्फा पार्टिकल और आगे नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियस की रेडियस को निकाला गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं हाइड्रोजन एटम की रेडियस। ठीक है, इसको लिख लें। हाइड्रोजन एटम की रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है सिंपलेस्ट एटम है ये, और इसके अंदर क्या होता है, ओनली एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट किए गए यहाँ से, या फिर ए का मान जब हम निकालते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस जेड होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी रेडियस होगी, ठीक है, किसी भी एटम की रेडियस होगी, वो क्या, किस पर डिपेंड करेगी, उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ती है, तो क्या होगा कि रेडियस भी बढ़ती है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है। ए क्या है, मास नंबर एन प्लस जेड है। अगर एन प्लस जेड बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर क्या है, ओनली एक प्रोटॉन है। तो मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के जो रेडियस बनती है वो कितनी है, आर नोट है। ठीक है,
और जो नाभिक की रेडियस है वो कितनी है, r है। नाभिक किससे मिलकर के बना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर के बना है, n प्लस जेड से। तो अगर हम n और z की रेडियस बात करें तो कितनी है उसकी, r नोट है, ठीक है। और नाभिक की रेडियस एक बार हम लेते हैं, r लेते हैं, ठीक है। वैसे जो नाभिक की रेडियस होगी या नाभिक का जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वो किस पर डिपेंड करेगा, a पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4π/3 r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r नोट क्यूब, ठीक है। और ये r नोट क्यूब जो होगा, ये r नोट क्या है, न्यूक्लियन की रेडियस है। न्यूक्लियन क्या है हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हमारा एक प्रोटॉन है, और जैसे जैसे अगर हम आगे एटम्स की बात करें, हीलियम लिथियम जो भी हम एटम्स लें, तो वहां पर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अंदर तो ओनली प्रोटॉन है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये जो रेडियस है अब किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर ए की कारण ही है ये। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी, इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3, ये कैंसिल हो गया। तो r क्यूब इक्वल टू r नोट क्यूब इंटू ए। तो r इक्वल्स टू r नोट a की पावर 1/3, ये फॉर्मूला आता है रेडियस के लिए, ठीक है। ये हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वहां से भी रिजल्ट आता है कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के मास नंबर के। अगर मास नंबर बढ़ रहा है यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, फिर आगे के एटम्स की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी अगर n और z बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू a होगा, और v का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा, ठीक है। और a हमारा क्या होगा कि जो हमारे n और z होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, ये किसके प्रोपोर्शनल है, a के प्रोपोर्शनल। इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम r नोट कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू ले रहे हैं, तो ये सारी जो वैल्यू आएंगी उसको हम कांस्टेंट में ऐड कर दें, तो r इक्वल टू हमारा हो जाता है r नोट a की पावर 1/3। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम कांस्टेंट में ऐड कर दें और ये हो जाएगा हमारा a की पावर 1/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रेडियस होगी न्यूक्लियस की रेडियस, वो क्या हो जाएगी, r इक्वल टू r नोट a की पावर 1/3। r नोट का मान फिक्स रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि r नोट की वैल्यू किस प्रकार लेते हैं। तो इस प्रकार रेडियस को निकाला गया कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि मास को कैसे निकालते हैं, ठीक है। मास को निकालने के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करके इनका मास निकाला जा सकता है, और मास को डिफाइन करते हैं AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास और जो न्यूक्लियस है उसकी वो जो हमारे पास में पेरिटी, आइसोस्पेन, स्पेन आदि, इन सबको याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अभी बस इनको ध्यान रखें कि A क्या होता है, n प्लस जेड होता है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। ऐसे ये चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर बस एक बार याद कर लेंगे कि A क्या है और Z क्या है, और उसके बाद में रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।